में यही हमने भी। हाँ बोलो, देखो, दरवाजा, डोर, 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 कर्टन, 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 कबर्ड, कबर्ड, लेकिन वो नहीं इतना रिस्पॉन्स देता था। आपका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, फिर आप ज्यादा, और आप ज्यादा जिद्दी हो जाते हो, और बच्चा वो डबल जिद्दी हो जाता है। फिर वो तू मैं होने लगता है फिर। हाय फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है एसके और पूनम जाधव। ये दोनों एसके एक साइंटिफिक ऑफिसर है और पूनम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनका बेटा समर्थ। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वेलकम पूनम एंड एसके। नमस्ते, नमस्ते, वेलकम, हाय। तो ना, इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मुझे ये बताना था कि मैं एसके को ना, मेरे ख्याल से एसके कभी हम लोग कब मिले थे? 2005। हम लोग एसके को, मतलब मैं 2005 में मिली थी, हाँ, जब एसके की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, हम हाँ। लोग नहीं थे। हम लोग ट्रैक साथ में किया करते थे। हाँ, और फिर एसके ने मुझे कुछ 2 साल पहले था ना, एसके जब कॉल किया था। हाँ, 2 ढाई साल, 3 साल हो गए शायद। 3 साल पहले जब एसके ने हम्म, कॉल किया था, और तब समर्थ को जो जर्नी थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो एसके क्या हुआ था बिगिनिंग में, कैसे, मतलब क्या सिम्टम्स थे जो आपको लगा कि एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब क्या, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको क्या क्या देखा ऐसे कि लगा कि कुछ अलग है? बस। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1.5 साल तक तो सब ठीक था, ठीक लग रहा था उसका डेवलपमेंट वैसे तो। पर 1.5 साल के बाद में मैं थोड़ा मेरे मायके जाके आई थी। उसके बाद में मुझे उसका मतलब जो रिस्पॉन्स है ना, वो अलग से दिखने लगा। मतलब वो कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता था। पहले मुझे दिखाता था कि घर पे जैसे क्लॉक किधर है, या फिर और कुछ फैन किधर है वगैरह ऐसे दिखाता था। पर जैसे हम 1.5 साल के बाद में वो सब चीज़ें दिखाना बंद हो गया। इवन उसका उसको नेम कॉलिंग जो था, उसपे ध्यान नहीं रहता था। मतलब अगर हमने उसको बोला समर, समर, तो वो कभी ध्यान नहीं देता था। आई कॉन्टैक्ट भी नहीं था उसका। और को किसी भी चीज़ को, मतलब उसका बोलना जो था, 7 टू 8 वर्ड्स जो पहले 1.5 साल के पहले वो बोलना शुरू किया था, 7 टू 8 वर्ड्स उतने तक ही था। उसके आगे वो बढ़ नहीं रहा था। मतलब वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था वैसे। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा-सा लगने लगा कि क्यों ऐसे कर रहा है? कि क्या प्रॉब्लम है? और एक बात थी कि जैसे उसका बर्थ दिसंबर 19 में हुआ, उसके बाद ही लॉकडाउन चालू हुआ। तो हम लॉकडाउन में पुणे में थे, इनके पेरेंट्स के घर में। जब हम वापस आए तब समर 10 साल, 10 महीने का था। तो जो हमारे नेबर्स वगैरह थे उनके घर में जाता था, अच्छे से खेलता था वगैरह। लेकिन जब ये बीच में पुणे गई उनके पेरेंट्स के घर, और जो वापस आ गई, तो उनके घर में जाने से ना बोलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उनके मीन्स उनके साथ ज्यादा फेमिलियर था वो। हमें तो लगा कि उसका मेमोरी लॉस ही हो गया, कि वो उनको हाँ, पहचान ही नहीं एक्चुअली रहा। पहचान भी नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा दिन रही हूँ मायके में, एक 15-20 दिन, तो हो सकता है कि बच्चों का ऐसे हो। पर बाद में भी वो वैसा ही कंसिस्टेंट रहा, तो थोड़ा-सा हमें लगा कि कुछ तो अलग है। और स्पेशली मुझे उसका स्पीच के बारे में लगा कि वो बोल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्यों ऐसे कर रहा है? तो इसलिए मुझे लग रहा था कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये कॉमन है, बाद में बात करते हैं बच्चे वगैरह। लेकिन पर उसका डेवलपमेंट 18 महीने तक नॉर्मल हुआ था। हाँ, 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 नॉर्मल, नॉर्मल। नॉर्मल था। हमें से जो वॉकिंग, सिटिंग, क्राउडिंग, वो सब उसमें कुछ हमें दिक्कत नहीं लगी दिक्कत कभी। नहीं लगी। नहीं, बट पहले नाम को भी रिस्पॉन्ड करता था, फ्रेंड्स के साथ जाके हाँ, खेल हाँ, 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 करता था, हाँ, सब हाँ, कुछ। हाँ, हाँ। हाँ। मतलब ऐसे देख के वगैरह दिखाता था कि उँगली दिखा या के फिर वगैरह। कुछ कुछ वर्ड्स बोलता था, पापा, अम्मा, ऐसे। तो फिर ये जो रिग्रेशन का फेज आया, जैसे पीछे जो, ये कितना टाइम तक था और फिर कैसे आगे बढ़े आप? और जैसे ही फिर 1 साल 1 तो से ऐसा ही 1.5 गया साल। हमारा कि हाँ, क्या है नहीं है, क्या है समझ में नहीं आता। फिर एक्चुअली
इनका एक स्पीच रिलेटेड कुछ इश्यू था, इसलिए वो एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए थे। तो उन्होंने उनसे बताया कि अगर हाँ। बच्चा ऐसे बोल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? तो फिर वो बोले लेके आओ हम देखते हैं। तो हम जब लेके गए, समद उस टाइम बहुत ही हाइपर हाइपर था कि मीन्स 1 मिनट के लिए भी एक जगह पे रुकता नहीं था। अब जब हम उनके केबिन में बैठे थे, तो भी समर का इधर का उधर उनकी चीज़ें इधर-उधर करना वो चालू ही था। तो उनको शायद पता लगा, तो वो बोले कि शायद हो सकता है, लेकिन आप एक बार साइकियाट्रिक के पास जाइए। साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने हमें रेफर किया। तो हमें साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट मिली। फिर वो डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कुछ जो भी टेस्ट होते हैं उनके, जो क्वेश्चन्स वगैरह पूछ के जो क्लिनिकल टेस्ट किए, तो उन्होंने बताया हाँ, बच्चे को आपके ऑटिज़म है करके। हुँ। तो जब आपको डायग्नोसिस मिला फिर मतलब जैसे पहला 1 साल निकल गया कि नहीं है शायद, वो एक होता है हाँ। ना डिनायल जैसा। तो डायग्नोसिस मिलने के इमीडिएटली बाद आपने थेरेपी शुरू कर दी कि उसमें के बाद भी थोड़ा ऐसा फेज़ था कि लेकिन वो नहीं, कै नहीं, नहीं, नहीं इमीडिएट इमीडिएट नहीं। चालू किया। मैं जैसे कि जुलाई एंड में उसका डायग्नोसिस मिला था और मैंने शायद तुमसे तुरंत मीन्स मैं एक्चुअली मैं पहले से तो जानता था कि तुम क्या काम कर रहे हो, लेकिन यही ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम था कि तुम स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ काम करते हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन यही है वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन फिर दोस्तों से बात करके हाँ, रीना अच्छा काम करते हैं, तो मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा-ऐसा समझ का इश्यू है, तो हमने पहले फ़ोन पे बात किया था। हुँ। और अगस्त में पहले तुम्हारे साथ पहला सेशन अगस्त में हुआ, उसका जुलाई में डायग्नोसिस हुआ, अगस्त में तुम्हारा फर्स्ट सेशन हुआ था। तो कैसे आपने शुरू किया मतलब काम करने में? घर पर क्या चीज़ें की जो बहुत ज़्यादा मदद की, जो बाकी पेरेंट्स ने करना चाहिए? मतलब जो ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये चीज़ें तो करनी चाहिए टाइप्स? एक्चुअली है ना, समझ का मेजर इश्यू हमें तब लगता था कि समझ का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था। वो खाना मीन्स मोबाइल या टीवी देखे बिना खाना खाता ही नहीं था और उसका स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत था। स्लीप रेगुलेशन बिल्कुल इस रात को ढाई 3, साढ़े 3, 4 बजे तक भी वो हाइपर एक्टिव सोता ही नहीं था और उसकी वजह से उसका स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो गया था। वो 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। और जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ जब सेशन हुआ तो तुमने हमें बताया था कि समझ का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए आज से। मीन्स वो मिशन इम्पॉसिबल ही लगा था कि मीन्स कैसे करेंगे कि वो खाना टीवी देखे बिना खाता ही नहीं तो उसको कैसे खिलाएँगे हम? ये तो बोले नहीं आप उसका टीवी बन जाओ। तो मीन्स वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि हमें उसके लिए टीवी बनना है। तो नॉर्मली वो टीवी या मोबाइल पे बहुत सारे राइम्स देखता था। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज से हम वो होता है ना डू और डाई सिचुएशन, आज ही करो या मरो का सिचुएशन, आज करना है तो आज ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सुबह तुम्हारा मीटिंग हुआ था, मैं ऑफ़िस गया ये भी उनके काम पे, हमने उसी दिन घर से टीवी निकलवा दिया और सब काम शाम को जब आए डिनर के टाइम में, तो उसको बोला अभी टीवी खराब हो गया, मोबाइल भी रख दे किधर तो और मोबाइल की तो वैसे उसको आदत नहीं थी, पर टीवी की बहुत सारी थी एक्चुअली उसको आदत। तो ओके ये उसी दिन नहीं बट एक जन हाँ, बोलिए? ये आसान था स्क्रीन टाइम हटाना क्योंकि बहुत मुश्किल था ना, तो कैसे किया? नहीं, कैसे नहीं, हमें स्टार्टिंग में जो लगा कि मुश्किल जाएगा, लेकिन उस दिन मालूम नहीं ऐसा जोश आया था ना कि एक जन उसको खिला रहा है और मैं गाने गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ उसके सामने, उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो मेरी तरफ देख रहा है, क्या खाना ठीक से खा रहा है, क्या उस दिन मालूम नहीं ऐसा हुआ कि जो नॉर्मली जो जितना पहले टाइम तो एक्चुअली पहले 2-3 दिन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। वो रो भी रहा था एक्चुअली स्क्रीन के लिए। खाना खा भी नहीं रहा था ठीक से। पर हमने मतलब ऐसे ही निश्चय किया था कुछ भी हो जाए, भले खाना नहीं खाए पर स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। तो उसको भी समझ में आ रहा था कि ये कुछ भी रोया वगैरह कुछ भी किया, खाना नहीं खाया तब भी मम्मी-पापा कुछ दिखा नहीं रहे। मतलब बच्चों का एक अंडरस्टैंडिंग रहता है हमारे इससे एक्टिविटी से। पूनम तो उसके बाद में उसको बट पूनम समझ में आया कि अभी भूख लगी है तो खाना ही है। हाँ, लेकिन पूनम वो जो बाउंड्री सेट करना कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल रहा होगा राइट? ये हाँ, वो तो लेकिन कुछ दिनों में वो मीन्स जो नॉर्मल जितने टाइम में वो खाना खाता था, उससे थोड़े कम टाइम में खाना खाने लगा। तो हमें पता चला कि हमें अगर हम कुछ इंटरेस्टिंगली उसके सामने प्रेज़ेंट करें, तो शायद वो टीवी स्क्रीन को भूल जाएगा। तो
और तुम्हारा उस टाइम मैंने बुक भी लिया था, मैं बहुत बार वो बुक रेफर करता था। तो वहां पे तुमने एक चैप्टर में लिखा था कि मिस इन बच्चों में क्या होता है कि वो अलग दुनिया में है और उनको धीरे से अपनी दुनिया में लेके आना है। तो एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्री पे एक बच्चा रहता है और हमेशा ट्री पे रहता है और वो नीचे से लोग बुलाते हैं, अरे क्या ऊपर क्या हमेशा बैठा रहता है, नीचे आ नीचे आ। और एक आदमी होता है वो धीरे से ऊपर जाता है ट्री में, उसके साथ खेलता होता है, हाँ यहाँ से तो बहुत अच्छा नजारा दिखता है वगैरह। और फिर धीरे से उसको बोलता है चल हम नीचे जाके भी देखेंगे, वहां पे भी अच्छा है। तो मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे मेरे बच्चे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर मेरा बच्चा मुझसे कनेक्टेड नहीं होगा तो बाकी दुनिया के साथ तो कनेक्शन उसका होगा ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो हमने टास्क किया कि हमेशा उसका और हमारा बॉन्डिंग होना चाहिए। जो भी है हम जो बोल रहे हैं उसको जो वो जो सोच रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, वो क्या महसूस कर रहा है। वो हमने सोचने महसूस करने की बहुत कोशिश की कि हमेशा उसका और हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा बना रहे, उसका और हमारा कनेक्शन बना रहे, तो ही जाके हम उसके साथ अच्छे से काम करें। तो इसके लिए हमें एक्चुअली शायद स्टोरीज, डांस और सिंगिंग, पिक्चर में भी हम वो ज़्यादा उसको पहले भी हम ज़्यादा स्टोरीज सुनाते थे, गाने गाते थे, तो वही हमने बहुत इंटरेस्टिंगली मीन्स बहुत एनर्जेटिकली उसको सिर्फ मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरा मीन्स एक्टिंग वगैरह करके उसके सामने हम गाने गाते थे, स्टोरीज सुनाते थे। जो भी वो बोले उस टाइम उसको फ्रूट्स में बहुत दिलचस्पी थी। तो मीन्स कैरेट एक ही फ्रूट अच्छा कैरेट कैरेट कैरेट। तो हमने और इसने मिला के एटलीस्ट 100 बार स्लेट पे लेते थे, स्लेट लेके कैरेट, कैरेट, खाना खाते कैरेट। वक़्त टीवी नहीं मिलता था तो उसको थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए फिर एक स्लेट लेके बैठते थे। उसपे बहुत सारा चॉक्स वगैरह से कैरेट ड्रॉ करते थे और बाकी उसके साथ से में रिलेटेड और सब्जियाँ, फिर उससे रिलेटेड गाने बोलते थे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? तो वो टोकरी कैरेट की टोकरी में सो रहे थे, तो उससे रिलेटेड हम पिक्चराइज़ करते थे। तो वो भी उसको मतलब फिर वो टीवी की याद भूलने के लिए हेल्पफुल रहा वो सब चीज़ें हमें, कि बहुत सारा हमने वो स्लेट्स पे उसको पिक्चर खुद ड्रॉ करके बताए। बहुत सारे गाने या वो गाने में भी हम चेंजेस करते थे, जिससे वो हँस पड़े वगैरह ऐसे। तो वो सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ टीवी ये छुड़ाने के लिए। ये सब कितना महीना तक किया? मतलब ये सब कितना महीना तक किया कि जिससे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करे, आपको देखना शुरू करे, बोलना शुरू? एक्चुअली है ना मिस ये चालू था, उसके साथ-साथ तुमने जो होम प्रोग्राम दिया था, वो भी चालू था। जैसे कि प्री बर्थ पेंसिल रोल विंडमिल और बाकी जो प्रोरिसेप्टिव और वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़, वो सब चालू था। लेकिन हमें वो समझ में आया कि हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है कि उसमें उसको इंटरेस्ट आ जाए। उसको ज़ोर-ज़बरदस्ती करके मीन्स ये ऐसा नहीं कि एक जादू की छड़ी चली और हमारे दिमाग में सब घुस गया। बहुत मीन्स अप एंड डाउन हो गए, लेकिन धीरे-धीरे सेटल होते गए मीन्स। मेरे हिसाब से पर 4 टू 5th मंथ तो ये सब चला कि जिसके वजह से वो पूरा टीवी भूल गया। आफ्टर फिर 4 टू 5th मंथ के बाद में उसको अभी भी इतना टीवी का ये नहीं है, शौक नहीं है या स्क्रीन। उसको पता है जब भी मम्मी-पापा अभी कुछ नया सीखने के लिए हम थोड़ा-सा दिखाते हैं, पर फिर भी इतना नहीं। तो एक आध कोई तो 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का कुछ तो दिखाते हैं दिन में। कुछ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो उतना ही चलता है। पर अभी वो इतना मतलब डिमांड भी नहीं करता वो चीज़ का। तो ये जो 4-5 महीना सिर्फ़ आप गाना गा रहे थे, प्रोग्राम फ़ॉलो कर रहे थे, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आने लगे, वो कब से आने लगे? जैसे आपको लगा अरे! वर्क कर रहा है, वो कब से होने लगा? एक्चुअली है ना उसके जो भी इश्यूज़ थे वो था कि प्लास्टिक च्यूइंग ज़्यादा था, स्टिक होल्डिंग ज़्यादा था, तो वॉकिंग ज़्यादा था या फिर हाइट का डर था या फिर डेंजर मालूम नहीं पड़ता था। कुछ भी लगा गिरा तो वो रोता ही नहीं था, कितना भी उसको लगे वो रोता ही नहीं था। ये सब चीज़ें लेकिन एक्चुअली धीरे-धीरे फेड होते गए मीन्स हमें समझ में नहीं आया कि ये कब चीज़ें कम होती गई। मीन्स ऐसा सडनली नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट 5-6 महीने में ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगी। पर स्लाइट चेंजेस मुझे लगता है कि आफ्टर अ मंथ मुझे दिखने लगे थे स्लाइट्स चेंजेस हर एक चीज़ में
जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो रही है, ऐसे धीरे-धीरे लगने लगा था हमें आफ्टर अ मंथ। तो जैसे कि उसका हाँ, बोलिए? इसके कई पेरेंट्स ना मुझसे जब मिलते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है ये स्टिक होल्डिंग कैसे ठीक करें, ये माउथिंग कैसे ठीक करें, ये टो वॉकिंग कैसे ठीक करें? क्या हमने उन एरियाज़ पे कभी वर्क किया? स्पेसिफिकली उन एरियाज़ को लेकर? एक्चुअली जब वो स्टिक होल्डिंग पहले हमें मालूम नहीं था, मीन्स वो डायग्नोसिस होने से पहले भी है ना, वो कुछ ना कुछ हाथ में उसको पकड़ना होता था। एक बार तो मीन्स 3-4 दिन जो हमारा कर्ड जिससे हम छाछ बनाते हैं, वो रवी बोलते हैं उसको, वो हाथ में पकड़ के 3-4 दिन ऐसे ही घूमता था। उसके हाथ से अगर निकालो तो रोने लगता था। या फिर किसी के घर में भी जाए ना, तो पहले किचन में भाग के उनका बेलन लेता था, बेलन पकड़ता था या फिर नीचे लेके जाए तो झाड़ों की छोटी-छोटी टहनियाँ होती है, वो पकड़ने लगता था। तब जब मैंने तुम्हारी बुक में पढ़ा कि स्टिक होल्डिंग क्यों है, कि ये बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते और उनके हाथ में कुछ होता है, तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए वो स्टिक होल्डिंग करते हैं। तो हमें उनसे स्टिक छीननी नहीं है, लेकिन हमें उनसे स्टिक निकलवानी है। कैसे निकलवानी है कि उसे कुछ तो हमें कंफर्टेबल फ़ील करवाना है। अगर आपका बच्चा आपके साथ है, वो आपका हाथ पकड़ने के बजाय वो स्टिक पकड़ रहा है, तो कुछ आपको भी आपके खुद को बदलना पड़ेगा कि जैसे कि बच्चे आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और धीरे-धीरे मेरे ख़्याल से जो प्री बर्थ एक्टिविटीज़ थी या जो विंडमिल थी, उससे उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। स्टिक होल्डिंग या प्लास्टिक च्यूइंग, नेल च्यूइंग, ये धीरे-धीरे उसका कम होते गया। तो मेरा मतलब ये सब चीज़ों के लिए अलग से कुछ वर्क करने का ये नहीं पड़ा। हमें एक्चुअली जो भी हमारा ये था, ये बच्चे को जैसे हम समझते गए और बच्चे से जितना कनेक्टेड होते गए, वैसे वो धीरे-धीरे वो चीज़ों से बाहर आता गया एक्चुअली। तो कि ये मतलब हमें अलग से बोलना ही नहीं पड़ा फिर बाद में कि तुम ये प्लास्टिक च्युइंग मत करो। जो हम पहले बोलते थे जब हमें ये प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था, तब हम बार-बार उसको बोलते थे ये मत खाओ, वो मत खाओ। उसके बाद में हमें ऐसी चीज़ बोलनी नहीं पड़ी। वो मतलब अपने आप वो चीज़ें छोड़कर किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्टेड होने लगा, प्रॉपर जैसे चीज़ों में। बताया कि जैसे जब वो ट्री में बच्चा रह रहा है, फिर वो खुद ही दुनिया में इंटरेस्टेड होने लगा कि इधर क्या है, उधर हाँ, हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ और ये इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा होता है स्टिक होल्डिंग कैसे ठीक करें, टो वॉकिंग कैसे ठीक करें। तो हम सिम्पटम्स पे काम करने के बजाय जितना बच्चे को समझेंगे और जितना बच्चे हाँ, को सपोर्ट हुँ, करें, तो बच्चे बराबर। हाँ, अपने और जैसे अभी एसके और पूनम कह रहे हैं मतलब पता ही नहीं चलता अरे ये सब बिहेवियर्स चले भी गए। अच्छा थे कभी भी, हाँ, 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 ऐसे एक्चुअली। ही निकल जाते हैं। तो इसकी जो स्पीच है, जैसे पहले स्पीच नहीं थी, तो मुझे तुमने वीडियोज़ दिखाए थे इसके कि तुम गाना गाते हुँ, रहते थे और वो छोटा हाँ। वर्ड फिल अप करता था। तो वो पूरी जो स्पीच है, वो प्रॉपर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में आने में कैसे मतलब कैसे वर्क हुआ? कितना टाइम लगा? एक्चुअली उसका स्पीच वर्ड्स वगैरह थोड़े थे, लेकिन फुल स्पीच आने के लिए उसका एटलीस्ट साढ़े 3-4 साल शायद। एक्चुअली हुआ ये था कि जब भी समर छोटा था तब मैंने आफ्टर 6 मंथ्स के बाद मैं ऑफिस जॉइन किया था, तो उसको बेबी सिटिंग में रख रही थी। और बेबी सिटिंग मतलब वो कुछ प्रॉपर बेबी सिटिंग नहीं था, हमारे साइड में ही एक नेबर्स थे, उनके साथ में मैं रखती थी। पर वहाँ पे क्या होता था कि वो अकेला बच्चा था, बाकी के बच्चे नहीं थे, तो उसके साथ में खेलने के लिए या उसके साथ में बातें करने के लिए ऐसा कोई नहीं था, तो उसका भी इम्पैक्ट था उस पे कि तो जब भी हमें डॉक्टर ने बताया साइकियाट्रिस्ट ने कि ये सब चीज़ों के लिए आपको पहले उसके साथ में रहना चाहिए। उसके साथ में क क मतलब एज़ अ माँ का टीचिंग अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो तब मैंने ब्रेक लिया ऑफ़िस से, तब मैंने ऑफ़िस छोड़ दिया और कंटीन्यूअसली उसके साथ में रहने लगी। तो उसके साथ में मैं वैसे मुझे स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह भी बीआरसी के थे, उन्होंने बताया था कि पहले 1 वर्ड से शुरू करो। पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके उसके फीचर्स वगैरह बताओ। तो वो भी हम बीच-बीच में करते मतलब वो भी हम चीज़ें करते थे। पर मैंने उसके साथ में बहुत सारा बातें करना शुरू किया। इवन नॉर्मल बातें भी मैं करती थी उसके साथ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ उसको पता ऐसे धीरे से नॉर्मल बातें भी करती थी। तो पहले वह वो सिर्फ़ सुनता था। फिर मैंने उसको वो जो बुक्स रहते हैं, पिक्चर्स, बुक्स दिखाना शुरू किया। तो बुक्स रहते हैं, जो वन लाइन स्टोरी के बुक रहते हैं, वो मैंने बहुत सारे उसको दिखाए। उसके
उसके पिक्चर से वो समझने लगा वो बुक की स्टोरी वगैरह। फिर ऐसे करते-करते उसको बहुत सारा स्टोरी टेलिंग किया और जो भी लाइन के बुक्स थे जिससे वो स्टोरी समझता था, वो स्टोरी के हमने रोल एक्ट प्ले भी बहुत सारे किए। तो उसके बहुत सारे जो डायलॉग्स वगैरह रहते थे, तो वो थोड़ा-सा इम्प्रेसिव करके मतलब जैसे ये बूढ़ी बूढ़ी औरत और टाइगर का स्टोरी है, तो बूढ़ी औरत उसके डॉटर के पास में जा रही है, तो तो वो मराठी में स्टोरी रहती थी, "चल रे भोपळ्या टुनुक-टुनुक." तो ये जो वर्ड है टुनुक-टुनुक, तो बच्चे इससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं ऐसे चीज़ों से। तो वो हम ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ करके या वाघ आया, तो वाघ कैसे बोला? तो उसके लिए पहले वाघ का हम ये बोलते थे ऐसे। तो उससे वो ज़्यादा ये होते थे, तो रोल एक्ट प्ले में भी वो भी ऐसे चीज़ें करने का कोशिश कर रहा था। तो ऐसे धीरे-धीरे वो खुद से रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था। साइड बाय साइड हमने उसको बच्चों में भी कोरोना के होते हुए भी बच्चों में भी मिलाना ट्राई किया, जो पहले हम डरते थे कोरोना की वजह से कि बच्चों में नहीं मिलाए, बीमार पड़ जाएगा। तो वो सब छोड़ के हमने उसको प्ले स्कूल में डाला, वहाँ पे बच्चों से मिलता था। तो वो सब चीज़ें उसको स्पीच धीरे-धीरे इम्प्रूव होने में बहुत मदद किया ये सब चीज़ों ने। हुँ। तो ये सब चीज़ों से धीरे-धीरे पहले वो वर्ड्स धीरे-धीरे सीखने लगा। फिर 2 वर्ड्स वो बोलने लगा कि जैसे बेसिक अ, पानी दे, जैसे ऐसे धीरे-धीरे बोलने लगा। फिर अ घे वगैरह और फिर उसके बाद में 2 से 3 वर्ड्स का सेंटेंस ऐसे ही शुरू हुआ उसका। फिर धीरे-धीरे हम उसके साथ में नॉर्मली बातें करते रहे तो वो धीरे-धीरे सीखने लगा और उसका एक आदत अच्छा था, जो भी नहीं समझता था ना सेंटेंस में, वो वर्ड का मतलब पूछता था। मतलब मुझे पूछता था कि बहुत बार मतलब वो पूछता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने उसको कुछ तो सेंटेंस बोला कि अ, हा सुंदर दिसतोय, तर फ्रूट सुंदर दिसतंय, तर सुंदर म्हणजे काय? तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करते थे, हाँ, छान वगैरह। तो वो मतलब हम उसको थोड़ा एक्शन करके, थोड़ा उसका सिमिलर उसको जो पता है वो वर्ड्स बोल के वगैरह, वो वोकैब्युलरी उसकी बहुत सारी बढ़ी उसके वजह से। एक्चुअली जब वो हम उसका स्पीच पे काम कर रहे थे, तो हमने जब वर्ड सीखा है, वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में सीखा है कि उसका कुछ तो रेफरेंस आना चाहिए कि जैसे उस उस पीरियड में उसको ना बाइक पे घूमना बहुत अच्छा लगता था। मीन्स वो घंटों तक वो बाइक पे बैठा रहेगा। उसको ब बाइक बंद की तो रोने लगेगा। तो मैं उसको बाइक पे लेके धीरे-धीरे बाइक चला-चला के आजू-बाजू में क्या दिख रहा है, ये मैंगो ट्री, ये स्कूल आ गया, ये मैकेनिक का दुकान, बिल्डिंग के नाम वगैरह, ट्री के नाम, ये देखो डॉगी दिख रहा है। वो मीन्स बार-बार रिपीट वही करते जा रहे थे और कुछ-कुछ वर्ड्स जब सिखाने तो उसके कुछ स्टोरीज़ बना रहे थे या गाने बना रहे थे कि जैसे ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है तो सोने की एक्शन करो, पंखा घूमता है तो ऐसे-ऐसे घूमने की एक्शन करो। ये सारी चीज़ें और उसका पैरेलल टॉकिंग बहुत किया कि मीन्स उसको क्या लग रहा है, उसके इमोशंस को वर्ड्स देने की हाँ, नहीं मुझे अभी बहुत नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे खाना नहीं खाना है। ऐसे उसके जो उसको समझ के उसको क्या फ़ील हो रहा है, उसका वर्डिंग ज़्यादा किया, उसका पैरेलल टॉकिंग ज़्यादा किया और साइड बाय साइड जो छोटे बच्चे थे एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में उसके ऐज के नियर अबाउट 2 बच्चे थे गार्गी और श्री, उनके साथ भी थोड़ा मिस ये थोड़ा मिस इतना आसान नहीं था कि जैसे गार्गी और श्री पहले से हमारे घर में खेलने के लिए आते थे। लेकिन जब वो खेल रहे थे ना, तो गार्गी और श्री उसका दोनों का कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता था, लेकिन समद एक बाजू में एक ही रूम में है, लेकिन फिर भी समद उनकी तरफ देखता नहीं था। समद का अकेले का कुछ ना कुछ चलता पैरेलल था प्ले चलता और वो दोनों का जो भी है वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक-दूसरे से कम्युनिकेट करके कुछ-कुछ खेलना वगैरह, लेकिन समद का पहले-पहले हमने बहुत बार उसको मिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उसका असर लेकिन धीरे-धीरे एटलीस्ट 5-6 महीने के बाद शायद वो उनकी तरफ देखने लगा या फिर वो क्या कर रहे हैं वो देखने लगा और धीरे-धीरे 1-2 वर्ड्स वर्ड्स करके जैसे कि बहुत सारे गाने
एक्शन करके बोलते थे कि जैसे कि ना मैंने सिग्नल देखा जब सिग्नल पे खड़े तो रेड लाइट, ब्लू लाइट या उसके रिलेटेड टू हिंदी एक्चुअली बॉलीवुड के गाने भी हम बहुत गाते थे कि जैसे ना मैंने सिग्नल देखा, ना तूने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया मीन्स जोर से हाथ पे हाथ मार के एक्सीडेंट का, फिर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बोलते थे। या फिर उसके स्टोरीज़ बहुत सारे हैं, फिर जो भी सॉन्ग्स है, उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करके उसमें कुछ एडिशन जो वर्ड सिखाना है, उसके रेफ़रेंस देके उसका कुछ बनाते थे। तो और उसके बाद एटलीस्ट मेरे ख़्याल से 6-7 महीने के बाद हमने जब एसएसपी किया, शेप एंड साउंड प्रोटोकॉल, उसके बाद हमें बहुत जो बोलते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो डिफ़रेंस, जो पहले जब मैंने बोला कि कुछ-कुछ सिम्पटम्स के फेड होते गए, हमें समझा नहीं, लेकिन एसएसपी के बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया है, उसका कम्युनिकेशन बात करने का बहुत बढ़ गया है, फिर वो बहुत ज़्यादा समझदार बन गया है कि जो बोलने से भी उसको कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। तो वो ये ऐसा धीरे-धीरे हुआ क्या? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जब बच्चे को बुलाना सिखाना होता है तो बोलते हैं, "अभी ये बोलो, बोलो पहले फिर देंगे, पहले बोलो" और बच्चा फिर चिड़-चिड़ करता है। तो कभी आपने ऐसे किया कि उसको बार-बार बोला, "बोल, बोल, बोल" ऐसे? स्टार्टिंग में यही हमने भी हाँ, बोलो देखो दरवाज़ा, डोर, 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 कर्टन, 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 कपबोर्ड, कपबोर्ड लेकिन वो नहीं इतना रिस्पॉन्स देता था, आपका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, फिर आप ज़्यादा और आप ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो और बच्चा वो डबल ज़िद्दी हो जाता है फिर। फिर वो तू-तू, मैं-मैं होने लगता है फिर। लेकिन धीरे-धीरे एक्चुअली तुम्हारे बहुत सारे वीडियोज़ देख के या फिर बुक देख के मुझे पता चला कि जो भी करना है हमें वो होलिस्टिकली माइंडफुल होके करना है। आपको ज़रा भी ज़बरदस्ती करेंगे तो पू पूरा खेल बिगड़ने वाला है। जितना आप शांति से बच्चे को समझ के बच्चा किस फ़ेज़ में है, वो क्या करना चाहता है, उसको समझ के अगर आप उसके साथ इंटरैक्ट करोगे तो धीरे-धीरे वो आपको अपने में इंटरेस्ट लेता है। अगर बच्चा कुछ खेल रहा है और हम उसको उठा के दूसरे किसी खेल में डालेंगे तो फिर वो चिड़-चिड़ करेगा। तो पहले वो क्या खेल रहा है वो देखो। उस खेल को आप आपके तरह से मोल्ड कर सकते हो। आप सपोज़ आपको कुछ उसको वर्ड सिखाना है, तो खेल में वो वर्ड को इंक्लूड करके आप उसको वर्ड सिखा सकते हो क्या? या फिर ठीक है पहले उसको उसके साथ थोड़ा खेलो, फिर उसका माइंड डाइवर्ट करके दूसरा जो आपको एक्टिविटी करवानी है उसमें लेके जाओ, जो आप सैंडविच पैटर्न बोलते हैं सैंडविचिंग करना, पहले उसका इंटरेस्ट देखो। बहुत बार क्या होता था ना, मैं जब सुबह ऑफ़िस जाता था और वापस आते वक़्त सोचता था, हाँ, आज हम ये करेंगे, पार्क में जाएँगे तो ये एक्टिविटी करेंगे या फिर ये गेम खेलेंगे। और मैं जब घर में आता तो देखता था समर अलग ही फ़ेज़ में है। तो मैं जितना भी मैंने प्लानिंग किया था तो मैं एक विदिन सेकंड रैप अप करके रखता था, तो नहीं ये छोड़ो, अभी समर को क्या करना है वो करते हैं और फिर धीरे से उसका और मेरा कनेक्शन बन गया, तो फिर मुझे जो एक्टिविटी करवानी थी वो धीरे-धीरे मैं हाँ, चलो अब ये करेंगे क्या? अब वो करते हैं क्या? फिर धीरे-धीरे वो आपके आप अगर उसमें इंटरेस्ट लोगे तो वो भी अपने आप अपने भी इंटरेस्ट लेगा। ओह! इसके पहले कि आप जाओ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। जिज्ञासा जो कि ऑटिज़्म इनसाइट्स मेरी ऐप का हिंदी वर्ज़न है वो लॉन्च हो गया है। इस ऐप में आपको डिटेल्ड 7 मास्टर क्लासेस मिलेंगी। मोटर प्लानिंग क्या होता है, सेंसरी डाइट क्या होता है, ऑटिज़्म क्या होता है। यूट्यूब पर लाइव में जो मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स किए, वो आपको मिलेंगे और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट हम हर हफ्ते 4 ट्यूज़डे हर ट्यूज़डे को शाम को 4 बजे मिलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, जिसमें हम बच्चों के वीडियोज़ देखेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में जानेंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे। तो अगर आपने अब तक जिज्ञासा को जॉइन नहीं किया है, तो आ जाइए, मिलते हैं। हर ट्यूज़डे डिटेल में बात करते हैं।